वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा अड्डा 91 में फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। इंटेंस हेडेक, वोमिटिंग एंड स्टिफ नेक और इनिशियल सिम्टम्स ऑफ। तेज सिर दर्द, उल्टी और गर्दन में अकड़न किसके शुरुआती लक्षण हैं? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, ये रहे ऑप्शन, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। गेस करें, तेज सिर दर्द, उल्टी और गर्दन में जो अकड़न है वो किसके शुरुआती लक्षण हैं? देखिए, इग्नू पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। ठीक है, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस के ये शुरुआती लक्षण हैं। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं। अत्यधिक सिर दर्द, बुखार, उल्टी और गर्दन में जकड़न, ठीक है, नकल रिजिडिटी, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जैसे कि मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस के प्रारंभिक अर्थात शुरुआती लक्षण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद आंसर दें। नर्व सप्लाई टू जा अकर बाई विच नर्व। जबड़े को तंत्रिका आपूर्ति किस तंत्रिका द्वारा होती है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। नर्व सप्लाई टू जा अकर बाई विच नर्व। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, मैक्सिलरी नर्व। ठीक है, मैक्सिलरी नर्व, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि मैक्सिलरी नर्व अर्थात प्योरली सेंसरी नर्व ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है जो आपकी मैक्सिलरी अर्थात जिसे प्योर सेंसरी कहा जाता है। ठीक है, नर्व मैक्सिलरी नर्व ट्राइजेमिनल नर्व की क्या है, ब्रांच होती है, जो ऊपरी जबड़े के दांत और मसूड़े और ऊपरी ओंठ जो आपके ओंठ होते हैं और ऑर्बिट से प्राप्त करती है। मैक्सिलरी नर्व ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है जो ऊपरी जबड़े के दांत तथा मसूड़े और ऊपरी ओंठ तथा ऑर्बिट से प्राप्त करती है, सेंसरी संवेदना प्राप्त करती है। ठीक है, सेंसरी संवेदना प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। पेन सेंसेशन के प्रिंसिपल के अनुसार, पेन सेंसेशन के प्रिंसिपल के अनुसार गेटवे ऑफ पेन किसे कहा जाता है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। सिंपल क्वेश्चन है। पेन सेंसेशन के प्रिंसिपल के अनुसार, पेन सेंसेशन के प्रिंसिपल के आधार पर गेटवे ऑफ पेन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन आपका ए राइट होगा, स्पाइनल कॉर्ड। ऑप्शन ए आपका राइट है, स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। गेट कंट्रोल थ्योरी के अनुसार पेन सिग्नल्स इंजर्ड टिश्यू अथवा साइट से जनरेट होने के बाद ब्रेन तक पहुंचने के लिए फ्री नहीं होते हैं। गेट कंट्रोल थ्योरी के अनुसार पेन सिग्नल्स इंजर्ड टिश्यू अथवा साइट से जनरेट होने वाले या होने के बाद ब्रेन तक पहुंचने के लिए फ्री नहीं होते हैं। अगला पॉइंट है कि इन्हें स्पाइनल कॉर्ड लेवल अर्थात बाई इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन द्वारा कई न्यूरोलॉजिकल गेट्स से इनकाउंटर होना होता है। कई न्यूरोलॉजिकल गेट्स से इनकाउंटर होना होता है या होना पड़ता है, तथा यह गेट्स डिसाइड करते हैं कि जो पेन के जो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, जो दर्द वाले जो सिग्नल्स होते हैं, पेन्स के सिग्नल्स होते हैं, उनको ब्रेन तक पहुंचाना है या नहीं पहुंचाना है। ठीक है, इसे स्पाइनल कॉर्ड लेवल द्वारा या फिर कई न्यूरोलॉजिकल गेट से इनकाउंटर होना पड़ता है या होना होता है, तथा यह गेट्स डिसाइड करते हैं कि पेन सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाना है या फिर नहीं पहुंचाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से, उसके बाद ये आंसर दें। ब्रेन का कौन सा भाग हियरिंग, शॉर्ट टर्म मेमोरी और गंध के ज्ञान से संबंधित है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ब्रेन का कौन सा भाग हियरिंग, शॉर्ट टर्म
मेमोरी और गंध के ज्ञान से संबंधित है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका ए राइट होगा, टेम्पोरल लोब। ठीक है, ब्रेन का कौन सा भाग हियरिंग, शॉर्ट टर्म मेमोरी और गंध के ज्ञान से संबंधित है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए होगा, टेम्पोरल लोब। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं। हियरिंग हो गया, बैलेंस, ऑल्फैक्टरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी का भाग सेरेब्रम के टेम्पोरल लोब में सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, फिर से देख लें कि जो हियरिंग हो गया और आपका बैलेंस हो गया, ऑल्फैक्टरी शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो भाग है सेरेब्रम के टेम्पोरल लोब में सिचुएटेड होते हैं, अर्थात स्थित होते हैं। हिप्पोकैम्पस अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आंसर दें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन ही काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं, तो जब तक क्वेश्चन समझ में ना आ जाए अच्छे से तब तक आप रिप्लाई मत दीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप पहले अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद रिप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करें। बस मैं यही कहूँगा कि आप जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज़ करें, क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर आप बार बार रिवाइज़ करते हैं तो आपको 100% तैयार हो जाता है। ठीक है, तो पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से। हेड इंजरी के दौरान बॉडी टेम्परेचर के बढ़ने का क्या कारण हो सकता है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। हेड इंजरी के दौरान यदि आपके सर पे चोट लगी है तो उस दौरान क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर अगर बढ़ने लगता है तो कहा जा रहा है कि ये किस कारण होता है। अगर आपका हेड इंजरी हुआ है और आपके बॉडी में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कहा जा रहा है कि ऐसा किस कारण से होता है, कहाँ पे चोट लगने के कारण ऐसा होता है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, अब आपको ये बताना है, क्योंकि आप ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं कि बॉडी का टेम्परेचर तभी बढ़ता है जब आपके हेड इंजरी होता है। बट हेड इंजरी जो है वो कहाँ पर होता है? ठीक है, हेड इंजरी के दौरान यदि बॉडी टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि किस हिस्से पे चोट है। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये कि कहाँ पर चोट है, इस वजह से हेड इंजरी हो रहा है। ठीक है, जो टेम्परेचर बॉडी को बढ़ रहा है। तो देखिए ये हाइपोथैलेमस में यदि चोट लगी है आपके, ठीक है, जो हेड इंजरी हुआ है, ठीक है, वो क्या है कि हाइपोथैलेमस, ठीक है, अगर हाइपोथैलेमस में आपके चोट लगी है तो क्या बॉडी का टेम्परेचर क्या बढ़ता रहता है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं। ये हाइपोथैलेमस एक ताप नियंत्रण केंद्र के रूप में काम करता है। जो आपका हाइपोथैलेमस है ये आपके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसे कंट्रोल करने का काम करता है। और यदि आपके हेड में चोट लगी है तो क्या करता है कि हाइपोथैलेमस काम नहीं करता है अच्छे से और आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, बार बार बॉडी का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इससे पता ये चलता है कि आपके हाइपोथैलेमस में चोट लगी है। ठीक है, आपके हेड में इंजरी ज़्यादा है जिसके कारण हाइपोथैलेमस क्या है, क्षतिग्रस्त हुआ है। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्षति इस वजह से क्या है, क्योंकि जो टेम्परेचर है कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आपका हाइपोथैलेमस करता है। जब इसी पे चोट लगी होगी आपके हाइपोथैलेमस पे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता रहता है। ठीक है, बार बार टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस एक ताप नियंत्रण केंद्र के रूप में काम करता है। अतः हेड इंजरी के दौरान हाइपोथैलेमस की इंजरी होने से शरीर का जो तापमान है वो क्या करता है, बढ़ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें अच्छे से, उसके बाद आंसर दें। क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं, गेस करें। पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से। स्पेशलाइज्ड सेल्स जो संपूर्ण नर्वस सिस्टम में मिलता है। स्पेशलाइज्ड सेल्स जो संपूर्ण नर्वस सिस्टम में मिलती है तथा इलेक्ट्रोट्रेकल, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस का यूज करके सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती है। स्पेशलाइज्ड सेल्स जो संपूर्ण नर्वस सिस्टम में मिलती है तथा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस का यूज करके सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती है। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, आरआरबी स्टाफ नर्स 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका सी राइट होगा, न्यूरॉन्स। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है आपका, न्यूरॉन्स। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं।
कि न्यूरॉन्स का जो कार्य है वो इम्पल्सेस का इनिशिएशन व कंडक्शन करना होता है। जो न्यूरॉन्स होते हैं इनका कार्य इम्पल्सेस का इनिशिएशन व कंडक्शन करना होता है, या सिनेप्सिस पर न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करके, या सिनेप्सिस पर न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करता है, रिलीज़ करके अन्य न्यूरॉन्स में इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करता है, या सिनेप्सिस पर न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ करके अन्य न्यूरॉन्स में इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने का काम करता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर। पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से, उसके बाद आंसर दें। क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। निम्न में से कौन कार्डियोजेनिक शॉक के लिए प्रारंभिक इलाज का उद्देश्य होता है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। निम्न में कौन कार्डियोजेनिक शॉक के लिए प्रारंभिक इलाज का उद्देश्य होता है? देखिए RAK MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताना है आपको क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट होगा, इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा कि इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि कार्डियोजेनिक शॉक का मोस्ट कॉमन जो कारण है, ठीक है, करें कि कार्डियोजेनिक शॉक का जो मोस्ट कॉमन कारण है वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। क्या होता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। अतः ट्रीटमेंट का प्राइमरी गोल मायोकार्डियल मसल्स ऑक्सीजन सप्लाई करना होता है। अतः ट्रीटमेंट का प्राइमरी गोल मायोकार्डियल मसल्स ऑक्सीजन सप्लाई करना होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का सप्लाई करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर। पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से, उसके बाद आंसर दें। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और ऑप्शन भी अच्छे से पढ़ लें। आंसर तभी दें जब क्वेश्चन समझ में आए और ऑप्शन भी समझ में आए। ठीक है, गलत बिल्कुल भी आपको आंसर नहीं देना है। ठीक है, कोशिश यही करनी है कि आपको राइट आंसर देना है। अगर नहीं आ रहा है तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद में आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, बाद में भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट करेंगे तो आपको क्या होता है, बहुत दिनों तक कोई भी चीज़ है याद बनी रहती है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका ए राइट होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ ले, उसके बाद ही आंसर दे। नर्सिंग ऑब्जर्वेशन फॉर फिजिशियन को रिपोर्ट कराना चाहिए में इसमें सम्मिलित है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट है। ठीक है, नर्सिंग ऑब्जर्वेशन फॉर फिजिशियन को रिपोर्ट कराना चाहिए जिसमें सम्मिलित है। तो ये वीक 3D पल्स हो गया, वीक कमजोरी हो गई, 3D पल्सेस हो गए, और हाइपोटेंशन एंड डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट हो गया। ठीक है, कमज़ोर 3D नाड़ी, हाइपोटेंशन और मूत्र उत्पादन में क्या है, कमी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए राइट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि वीक और 3D पल्स, हाइपोटेंशन, यूरिनरी आउटपुट का कम होना, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग हाइपोवोल्मिक शॉक की विशेषताएं होती हैं। क्या होती हैं? लाइफ थ्रेटनिंग हाइपोवोल्मिक शॉक की क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं। इसलिए रोगी के जीवन को बचाने के लिए इन्हें तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए, किया जाना चाहिए। इसलिए रोगी के जीवन को बचाने के लिए इन्हें तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। वैसो कॉन्स्ट्रक्टर्स शुड नॉट बी यूज्ड इन। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। पहले क्वेश्चन को समझ लें, उसके बाद आंसर दें। वैसो कॉन्स्ट्रक्टर्स का उपयोग इनमें से नहीं किया जाना चाहिए। अब किस में नहीं किया जाना चाहिए आपको बताना है, आंसर गेस करें। क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। वैसो कॉन्स्ट्रक्टर्स का उपयोग इनमें से नहीं किया जाना चाहिए। तो देखिए हेमोरेजिक शॉक में नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी आपका राइट है, हेमोरेजिक शॉक में नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं कि ट्रॉमा के कारण होने वाले हेमोरेजिक शॉक में, ट्रॉमा के कारण होने वाले हेमोरेजिक शॉक में वैसो कॉन्स्ट्रक्टर्स के यूज करने से परिणाम में सुधार नहीं होता है। ट्रॉमा के कारण होने वाले हेमोरेजिक शॉक में वैसो कॉन्स्ट्रक्टर के यूज करने से परिणाम में कोई भी सुधार नहीं होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद आंसर दें। क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। वार्म ड्राई
पिंक स्किन इज सीन इन, बताएं। शुष्क, देखिए गर्म और शुष्क गुलाबी त्वचा दिखाई देती है। अब ये किस में दिखाई देती है आपको बताना है। पहले क्वेश्चन को समझ लें अच्छे से, उसके बाद ही आंसर दें। वार्म हो गया आपका, ठीक है, गर्म, ड्राई शुष्क हो गया आपका, पिंक स्किन होगी जो गुलाबी त्वचा, सीन इन कहा जा रहा है कि किस में दिखाई देती है, गर्म शुष्क गुलाबी त्वचा दिखाई देती है। अब आपको बताना है कि ये किस में दिखाई देती है, हाइपोवोलेमिक शॉक में दिखाई देती है, कार्डियोजेनिक शॉक में, या फिर एनाफाइलेक्टिक शॉक में, या फिर न्यूरोजेनिक शॉक में। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। ऐसा तब होता है जब न्यूरोजेनिक शॉक होता है, ठीक है। तो क्या होता है न्यूरोजेनिक शॉक में, क्या होता है कि गर्म शुष्क और गुलाबी त्वचा दिखाई देती है। गर्म शुष्क और त्वचा जो होती है वो गुलाबी दिखाई देती है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट है, न्यूरोजेनिक शॉक। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि न्यूरोजेनिक शॉक में स्पाइनल इंजरी के कारण, न्यूरोजेनिक शॉक में स्पाइनल इंजरी के कारण पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस कम होने, ठीक है, न्यूरोजेनिक शॉक में स्पाइनल इंजरी के कारण पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस कम होने अर्थात वैसोडिलेशन, ब्लड पेरिफेरी कूल होने के कारण स्किन कूल, मॉइस्ट और साइनोटिक होने के स्थान पर वार्म हो जाती है और ड्राई और पिंक हो जाती है, ठीक है। साइनोटिक होने के स्थान पर क्या होती है, वार्म, ठीक है, गर्म होती है, ड्राई हो जाती है और पिंक हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को पहले पढ़ें अच्छे से, उसके बाद आंसर दें, ठीक है। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को पढ़ लें, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है, सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन हम लेकर आए प्रैक्टिस सेट में या इस वीडियो के माध्यम से, जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़ाए हैं अभी तक, सभी के सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, पोस्ट ऑपरेटिव शॉक अर्लीस्ट साइन नर्स द्वारा किसे ऑब्जर्व करके मॉनिटर किया जाता है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। पोस्ट ऑपरेटिव शॉक अर्लीस्ट साइन नर्स द्वारा किसे ऑब्जर्व करके मॉनिटर किया जाता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका ए राइट होगा, पल्स रेट, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि पोस्ट ऑपरेटिव शॉक अर्लीस्ट साइन नर्स द्वारा किसे ऑब्जर्व करके मॉनिटर किया जाता है। तो यहाँ पे आपको पल्स रेट को मॉनिटर करके ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, ऑब्जर्व करके मॉनिटर किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका राइट है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें, ये रहा एक्सप्लेन कि ऑपरेशन के बाद होने वाले शॉक को सर्जिकल शॉक अथवा पोस्ट ऑपरेटिव शॉक कहा जाता है, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेशन के बाद होने वाले जो शॉक होते हैं उनको सर्जिकल शॉक अथवा पोस्ट ऑपरेटिव शॉक कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात कंफर्म हो गई कि पोस्ट ऑपरेटिव शॉक किसे कहा जाता है, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव शॉक किसे कहा जाता है, जैसे कि आप ऑपरेशन के बाद होने वाले शॉक को सर्जिकल शॉक कहा जाता है अथवा इसे पोस्ट ऑपरेटिव शॉक कहा जाता है। और ये ऑपरेशन के बाद जो शॉक होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे, सर्जिकल शॉक या फिर पोस्ट ऑपरेटिव शॉक कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि यह जो शॉक होता है वो प्रायः अत्यधिक रक्तस्राव, ये जो शॉक होते हैं वो प्रायः हमेशा क्या होते हैं, अत्यधिक रक्तस्राव अर्थात बहुत ज़्यादा खून का बहाव, जिसे हेमोरेज कहा जाता है, होने के कारण हाइपोवोलेमिया अथवा एनेस्थेसिया के प्रभाव के कारण ऐसा होता है, ठीक है। हाइपोवोलेमिया अथवा एनेस्थेसिया के प्रभाव के कारण ऐसा होता है। पोस्ट ऑपरेटिव शॉक, हाइपोवोलेमिया शॉक के प्रारंभिक लक्षण, पल्स रेट का बढ़ना। पोस्ट ऑपरेटिव शॉक जो है वो हाइपोवोलेमिया शॉक के प्रारंभिक लक्षण जो हैं वो पल्स रेट का बढ़ना, जिसे कहा जाता है टेकीकार्डिया कहा जाता है, ठीक है। जब पल्स रेट बढ़ती है तो उसे क्या कहा जाता है, टेकीकार्डिया कहा जाता है, ठीक है, होता है। पल्स रेट का बढ़ना होता है, अतः नर्स को पल्स रेट को सावधानीपूर्वक मॉनिटर करना चाहिए, ठीक है। नर्स को पल्स रेट जो होती है उसे सावधानीपूर्वक उसे क्या करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, ताकि शॉक को प्रारंभिक अवस्था में रोका जा सके, ठीक है। जो शॉक होता है उसको शुरुआत में ही रोका जा सके अर्थात प्रारंभिक अवस्था में रोका जा सके। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 11 नंबर। और फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन पे आपको डाउट हो, ठीक है, डाउट वगैरह हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमसे मतलब
संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है हमारा, ठीक है, ये 8009031680, ठीक है, 8009031680, ठीक है। इसमें पर डे 10 बजे 9:30 या फिर 10 बजे के बीच में लाइव क्लासेस चलती हैं, ठीक है। और उसमें हम एक भी रुपया फ़ीस नहीं लेते हैं, ठीक है, एक भी रुपया फ़ीस नहीं, फ्री ऑफ कास्ट चलती है। जितनी भी हमारी लाइव आर के नर्सिंग एकेडमी में हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं 9:30 या फिर 10 PM के बीच पर, ठीक है। कभी कभी 9:40 भी चलती हैं, ठीक है, 9:40 पर या फिर 10 बजे हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, पर डे चलती हैं, ठीक है। तो किसी भी कैंडिडेट को अगर कोई भी कहीं पे डाउट हो तो आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और अगर व्हाट्सअप नंबर पे अगर आप जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, जब क्लास स्टार्ट होती है तो मुझसे ग्रुप पर लिंक शेयर कर देते हैं। तो आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, आप अपना नंबर और नाम हमें ज़रूर भेजेंगे, ठीक है।